नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी और डॉक्टर अनिल जोशी ने पर्यावरण संतुलन के साथ विकास पर की चर्चा। बागेश्वर में पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान, 120 चालान काटे, 45,000 का जुर्माना भी वसूला। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर ईशा साधकों द्वारा मिट्टी बचाने के लिए घंटाघर में चलाया गया मृदा बचाओ अभियान कार्यक्रम। भीषण गर्मी के बीच सितारगंज रोडवेज पर नहीं है ठंडे पानी की कोई व्यवस्था। रोडवेज एआरएम के एस राणा ने क्षेत्रीय विधायक से रोडवेज पर पानी के फ्रीजर की मांग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को शुक्लापुर देहरादून में हैस्को के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी द्वारा हैस्को के माध्यम से की जा रही विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरणविद और समाजसेवी डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने जल संचय, प्रकृति के संवर्धन के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में उनके द्वारा अच्छे प्रयास किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयोग काफी सहायक सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कल पर्यटन नगरी मसूरी में आ रहे पर्यटकों की परेशानियों, विशेष तौर पर पार्किंग से संबंधित परेशानियों के संबंध में अपने कैंप कार्यालय में प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों संग बैठक की। गणेश जोशी ने बताया कि पर्यटक सीजन होने के चलते मसूरी शहर में भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। होटल फुल हो चुके हैं। कई बार पर्यटकों को अपनी गाड़ियों में ही सोना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या पर्यटकों के वाहनों की पार्किंग की आ रही है। इन समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक कर उचित समाधान के लिए निर्देशित किया गया है। देखिए, मसूरी में टूरिस्ट भारी संख्या में आ रहा है। होटल्स फुल हैं और यहां तक देखा गया कि लोग गाड़ियों में सो रहे हैं। और कुछ प्रशासनिक व पुलिस की लापरवाही के कारण पुलिस को दिक्कत आ रही है। इसलिए मैंने आज एसपी ट्रैफिक, डीएम देहरादून, एसडीएम मसूरी, ईओ मसूरी, उन सभी अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया था और विस्तार से ट्रैफिक के सुधार कैसे, इसके बारे में चर्चा हुई। मैंने निश्चित किया है कि जो 2 पार्किंग, एक इंक्रेट पार्किंग और एक टाउन हॉल की पार्किंग, जब तक संस्था को हैंडओवर नहीं होती उसको फ्री, जनता के लिए फ्री खोल दिया जाए। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर ईसा साधकों द्वारा मिट्टी बचाने के लिए देहरादून स्थित घंटाघर में मृदा बचाओ अभियान कार्यक्रम चलाया गया। आपको बता दें कि मिट्टी बचाओ सदगुरु द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक आंदोलन है, जो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाकर मिट्टी के संकट को दूर करने के लिए है और सभी देशों के नेताओं को खेती योग्य मिट्टी में जैविक सामग्री को बढ़ाने की दिशा में राष्ट्रीय नीतियों और कार्यों को स्थापित करने के लिए समर्थन करता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सरकारी वाहनों का उपयोग निजी कार्यों के लिए किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं खड़ी गाड़ी में अनावश्यक रूप से घंटों एसी चला कर रखा जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के निर्देश के बाद बागेश्वर में पुलिस ने बाहरी लोगों का सत्यापन अभियान तेज कर दिया है। बागेश्वर शहर, कपकोट, गरुड़, कांडा और काफली गेर में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान 75 लोगों का सत्यापन किया गया। जिन लोगों ने पुलिस सत्यापन नहीं कराया, ऐसे 120 लोगों को आईपीसी की धारा 81 पुलिस अधिनियम में चालान किया गया। इनसे करीब 45,000 रूपए का हर्जाना वसूला गया। बागेश्वर कोतवाल जगदीश ने बताया कि एक मकान स्वामी ने बगैर सत्यापन के मकान में मजदूर किराए पर रखे थे। मकान मालिक का 10,000 का चालान किया गया और हिदायत दी कि 3 दिन के भीतर मजदूरों का सत्यापन हर हाल में करा ले। उन्होंने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने बताया कि पहचान छुपाकर उत्तराखंड में रहने वालों के खिलाफ सीएम धामी के निर्देश के बाद ये सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है।
जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार की अदूरदर्शिता और लापरवाही की वजह से भयंकर गर्मी के दिनों में जनता को विद्युत कटौती की वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि बिजली पर आश्रित कारोबारियों और उद्योगपतियों को अपना कारोबार उद्योग बंद कर इसकी वजह से भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, जिसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। नेगी ने कहा कि मोर्चा पिछले कई महीनों से लगातार सरकार से वितरण AT&C हानियां यानी लाइन लॉसेस कम करने के लिए चेताता रहा, लेकिन सरकार सोई रही। वर्ष 2019 से 2020 में वितरण हानियां 13.40% और AT&C हानियां 20.44% थी। मोर्चा के अथक प्रयास से बमुश्किल 2% ही लाइन लॉसेस कम हो पाई। सरकार की अनुभवहीनता का परिणाम आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। कर्ज के सहारे चल रहे प्रदेश को बहुत महंगी दर पर बिजली खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है, जो कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा रहा है। नेगी ने कहा कि उत्तराखंड की धरती पर बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित हैं और हर वक्त उत्तराखंड का जनमानस अपनी जान जोखिम में डाले रहता है। बावजूद इसके ऊर्जा प्रदेश के लोगों को बिजली कटौती का सामना करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मोर्चा सरकार से मांग करता है कि प्रशासन और विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिन रात युद्ध स्तर पर लाइन लॉसेस कम करने को उनकी नकेल कसें। प्रदेश में जिस तरह से विद्युत कटौती हो रही है उसका खामियाजा प्रदेश की जनता तो भुगत ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे उद्योग हैं, उद्योगों के साथ साथ जो बिजली पर निर्भर है जो कारोबार, उनका आज इतना बुरा हाल है कि उनको अपना परिवार पालना मुश्किल हो रहा है। सरकार की अनुभवहीनता, अदूरदर्शिता की वजह से ये सारा का सारा मामला हुआ है। जन संघर्ष मोर्चा लगातार कई माह से इस बात को लेकर के सरकार को चेताने का काम भी हमने किया था कि जो AT&C हानियां हैं, लाइन लॉसेज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, उसको कम किया जाए। जितना कम होगा उतना ये विद्युत चोरी और तमाम इन चीज़ों पे अंकुश लगेगा। उससे बिजली का जो हमारा एक तरह से जो एक लक्ष्य है, जो बिजली का हमारा कोटा है, वो आम पब्लिक तक आसानी से बटेगा और हमें बाहर से बिजली खरीदना, इतनी जो महंगी बिजली खरीद रही है सरकार, वो खरीदनी नहीं पड़ेगी। और जिस हिसाब से सरकार बिजली खरीद रही है, हमारी अर्थव्यवस्था को भी वो चौपट करे जा रही है। सरकार को इस पे बहुत युद्ध स्तर पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ये विभागीय अधिकारी हैं, चाहे वो UPCL के हों, चाहे पिटकुल, तमाम जितने भी हैं, और उसके साथ साथ प्रशासन की भी भूमिका इसमें लगानी पड़ेगी, जिससे AT&C हानियां और जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं उनको कम किया जा सके। आज अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन और ये जो लॉसेज हैं 19-20 की अगर मैं बात करूं तो 13.40% ये लॉसेज है। AT&C हानियां 20.44% थी। इसको कम किए जाने की जरूरत है। अगर ये कम हो जाता है, निश्चित तौर पे बिजली जो है हमारे पे सरप्लस हो जाएगी। ये चोरी है, तमाम इस तरह से ये जो इस तरह हो रहा है उसका हमें लॉस हो रहा है। सरकार को इस पर रोकथाम की जरूरत है। और दूसरी बात, हम फिर इस बात को जोर देकर जनसंघर्ष मोर्चा कह रहा है कि जब हमने इस मामले में अभी 6 महीने पहले जब आवाज़ उठाई थी, उसके बाद लगभग 1-2% ये लॉसेस कम हुए हैं। ये भी हमने इस पर आवाज़ उठाई थी। तो सरकार को इस पर बहुत मजबूत तरीके से काम करने की जरूरत है, जिससे प्रदेश की जनता को राहत मिले। भारत सरकार के नवरत्न उद्योगों में सुमार भेल के संविदा कर्मचारियों की नौकरी अब खतरे में पड़ गई है। ताजा मामले में भेल प्रबंधन द्वारा संविदा कर्मचारियों को भेल में भर्ती के लिए नई कंपनी कोर सिक्योरिटी सर्विसेज को रखे जाने पर संविदा कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की, जिसके चलते कल संविदा कर्मचारियों ने भेल के मुख्य चिकित्सालय के बाहर ठेकेदार और भेल प्रबंधन के विरुद्ध 4 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। भेल द्वारा कंपनी में कर्मचारियों की भर्ती की आउटसोर्स कंपनी कोर सिक्योरिटी सर्विसेज को अधिकार दिए जाने के बाद उक्त कंपनी के खिलाफ भेल में कई वर्षों से लगातार कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों में कोर सिक्योरिटी सर्विसेज और भेल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश है। नाराज कर्मचारियों ने भेल के मुख्य चिकित्सालय के बाहर कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कर्मचारी नेता लोकेश का कहना था कि वो लगभग 20 सालों से भेल में संविदा कर कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो नई कंपनी आई है वो कर्मचारियों से कई तरह के कागजों पर साइन करा रही है, जो सरासर गलत है। मांग यही है, हमें काम पर हटाने की बात चल रही है। कर्मचारी हमारा काम लगा बंधा रहा है, हमें सैलरी टाइम से मिले जैसे मिल रही थी। आरोग्य के लिए नहीं चाह रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं आप? काम तो हम सर 20 साल से कर रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं आपको? पता नहीं सर, वो TC वगैरह माना है, वो अनपढ़ आदमी हम पूरा भरते हैं। हमें लगभग 20 साल हो गए यहाँ पर काम करते हैं। तो ट्रैक्टर चलाते हैं कूड़े का, यहाँ पे वही लेकर आए हुए। आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? ये पे गिरेंगे ऑफिस में इनके, साहब लोगों के इन्हीं के ट्रैक्टर यहीं से भरेंगे, नहीं गिरेंगे इनके।
क्या नाम है आपका पूरा? छोटू नाम है मेरा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत पिथौरागढ़ जिले के दौरे में चौकौड़ी और गंगोली हाट क्षेत्र में पहुंचे। कमिश्नर दीपक रावत ने गंगोली हाट के महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी पंकज पंत से मंदिर की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। महाकाली मंदिर समिति द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट भी किया। पिछले दिनों प्रकाश में आई महाकालेश्वर गुफा का निरीक्षण किया। ऐतिहासिक जानवी नॉलेज प्राचीन मंदिर समूह भुवनेश्वर गुफा के दर्शन भी किए। इस मौके पर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावना है। भविष्य में पर्यटकों को सभी तरह की सुविधाएं दी जाएगी। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ और स्थानीय हमारे युवक जिन्होंने इसको ढूंढा है और आपके माध्यम से जिससे ये खबर मुझे मिली, हम सब लोग यहाँ पे आए और इस बात पे चर्चा हुई, बल्कि ये एक सामूहिक रूप से चर्चा हुई कि जो पर्यटकगण हैं वो चौकड़ी जाते हैं, मुनस्यारी जाते हैं, पाताल भुवनेश्वर भी बड़ी संख्या में आते हैं। तो यहाँ पे हम 2-3 एक्टिविटीज़ इस तरह की, भले ही वो केव टूरिज्म के नाम से हों, केव सर्किट के नाम से हों, कुछ हिमालयन ट्रैक्स हों, कुछ सनसेट पॉइंट्स हों, कुछ एक्टिविटीज़ हम जनरेट करें तो यहाँ पे एक दिन का स्टे बड़े आराम से बढ़ सकता है। और ये सब ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जिनके बारे में लोगों को कम पता है, सैचुरेट नहीं हुई हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे पर्यटक आना चाहेंगे। इस ओर हम प्रयास करेंगे और यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी प्रारंभिक काम हो चुका है पैराग्लाइडिंग का, तो उसमें भी मैंने डीएम साहब से कहा है कि उसमें जो थोड़ा बहुत सिविल वर्क है अप्रोच का और उसकी लैंडिंग का, उसको हम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इसमें फंड्स का अरेंजमेंट हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के 2-3 गतिविधियां अगर शुरू होती हैं तो निश्चित रूप से विकास होगा। हर रोज बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच गर्मी से बेहाल होते यात्रियों की प्यास बुझाने के लिए सितारगंज के रोडवेज बस स्टैंड पर ठंडे पानी की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है। पीने के पानी के नाम पर रोडवेज बस अड्डे पर एक पानी का टैंक तो रखा हुआ है, लेकिन दिन भर की धूप से टैंक का पानी भयंकर गर्म हो जाता है, जिससे कोई पी नहीं पाता। बस अड्डे पर एक नल भी है, लेकिन वो भी कम गहरा होने का कारण अच्छा पानी नहीं दे पाता, तो कभी सूख जाता है। ऐसे में सितारगंज रोडवेज बस अड्डे पर आने जाने वाले यात्रियों को बढ़ती गर्मी के बीच पीने के ठंडे पानी के न मिल पाने के कारण खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस परेशानी को लेकर जब रोडवेज ARM के एस राणा से संपर्क साधा गया और इस विषय पर बात की गई, तो उनका कहना था कि क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा से रोडवेज पर पानी के फ्रीजर की मांग की गई है और विधायक निधि द्वारा जल्द ही रोडवेज बस अड्डे पर यात्रियों के पानी पीने के लिए फ्रीजर लगवाए जाएंगे। पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। कैसा पानी लगा? पानी बिल्कुल बेकार है, ठंडा पानी होना चाहिए। आने जाने वाले यात्री बहुत परेशान रहते हैं यहाँ पर और ठंडे पानी की व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पर। ये दिक्कत होती है, गर्मी का माहौल है। क्या पीते नल का ही पानी पीते हैं, मगर मतलब ठंडा पानी थोड़ी नहीं है, ऐसे ही है। जी, वो खराब है, पानी नहीं आता? पानी नहीं आता, खराब है, खराब हुई पड़ी, उनमें पानी नहीं आ रहा। यहाँ पर ठंडे पानी की सुविधा होना चाहिए। यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है। गर्मी का माहौल है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। नल भी है, नल में ही पानी आ रहा है तो उसमें रेता आ रहा है, रेता आ रहा है पानी में। आपने पिया भी? हाँ, मैंने पिया है, पानी में रेता आ रहा है। मसूरी में अवैध कब्जे और निर्माण को लेकर प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है, जिसको लेकर मसूरी लंडोर सिविल रोड पर सार्वजनिक पार्किंग पर अज्ञात लोगों द्वारा गेट लगाकर कब्जा किए जाने का स्थानीय सभासद मनीषा और सामाजिक कार्यकर्ता परमवीर खरोला द्वारा भारी विरोध किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता परमवीर खरोला द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत मसूरी SDM नरेश चंद्र दुर्गापाल से की गई, जिसका संज्ञान लेते हुए SDM मसूरी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को तत्काल हो रहे अवैध कब्जे निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए। और पहले तो सबसे बड़ी बात है, हर किसी की हेल्प करनी चाहिए कि ओनअप होना। यहाँ पर हमारे एक अपंग भी रहते हैं, थोड़ा सा बॉडी से वो है परेशानी उनको पानी की पाऊँगी, तो उनकी भी बाइक लगनी चाहिए। अब वो बेचारे कैसे आएंगे जाएंगे, चलो उनको भी छोड़ो। जो कॉमन लोग रहते हैं, 2-4 लोग हैं, पता नहीं अब किस से अपने हैसियत से कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, कि 2-3 लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर दिया, गेट लगा दिया। गेट तो चलो लगा दिया, इसके लिए भी हमने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा तुम गेट लगाओ, तुम चेन लगाओ, तुम गाड़ी के नए नए कवर लाओ, तुम्हारी मर्जी है, पैसा है, जैसा यूज़ करो आप कर सकते हो। लेकिन अब उन्होंने मनमानी उनकी ज़्यादा होने लगी, अब उन्होंने ताला भी लगा दिया, तो ये गैर कानूनी है। कहीं जाना हो, समय की कमी हर किसी के पास है, हर कोई बिजी है, तो कैसे कोई कहीं जाएगा। यहाँ से गाड़ियाँ निकलेगी, यहाँ गेस्ट हाउस बन गया, वहाँ पर पार्किंग बन गई, ताला लग गया, तो कोई कैसे जाएगा। सबको बहुत दिक्कत है। तो करिए, पुलिस विभाग पे कंप्लेन करी, तो सभी आए, सभी ने हमारा साथ दिया। कुछ अज्ञात लोगों ने 2-3 दिन पहले यहाँ रात को, जो रातों रात यहाँ एक ये कॉमन पार्किंग है जिसमें काफ़ी लोग अपनी स्कूटी वगैरह लगाया करते थे, और ये सिविल अस्पताल का मेन रास्ता आया वाला, कुछ अज्ञात लोगों ने इस पर जो है गेट लगवा दिया है, जिससे जनता को बड़ी परेशानी होती है। उन्होंने आज हमसे बोला, सुबह हमने भी देखा तो यहाँ पर ताले लगा रखे थे। तो ये इस तरह के कब्जे तो बर्दाश्त नहीं हो पाएंगे, और जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे कब्जे कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको संज्ञान में लेते हुए हमने SDM साहब से बात करी। SDM साहब ने इसमें तुरंत संज्ञान लिया और उन्होंने जो है कर्मचारियों को आदेश दिया और उनकी टीम यहाँ पर पहुँच के
पूरा जो इनने अवैध निर्माण यहाँ पर किया था, अवैध गेट जो यहाँ पर लगाए थे, सबको जो है एकदम हटाया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसमें अपना एचएम साहब का भी, और साथ में ये भी मांग करूँगा कि जो इसके खिलाफ जो दोषी हैं, जैसे अज्ञात कब्जे शहर में कर रहे हैं या जो पार्किंग के कब्जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बीती 23 अप्रैल को प्रतिपक्ष के विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने भगवानपुर रुड़की में हुई घटना की निष्पक्ष जांच के संबंध में डीजीपी से मुलाकात की। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विगत दिनों भी प्रतिपक्ष के विधायकों ने हरिद्वार में एक बैठक की थी। इस मंच से जुड़े खानपुर के विधायक और उत्तराखंड जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश कुमार, चक्राता विधायक प्रीतम सिंह, लक्सर से बसपा के विधायक हाजी मोहम्मद शहजाद, भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश, हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत, ज्वालापुर विधानसभा से रवि बहादुर, झबरेड़ा विधानसभा से वीरेंद्र जाति, पिरान कलिया शरीफ से फुरकान अहमद ने डीजीपी अशोक कुमार से मुलाकात की और भगवानपुर घटना के संबंध में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करके और निष्पक्ष जांच करने की बात कही। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि हरिद्वार में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने डीजीपी से वार्ता की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जिले में फैले भ्रष्टाचार और अधिकारियों के निरंकुश रवैये के चलते हम सभी विधायकों ने एक मंच पर आकर जनहित के लिए आवाज उठाई थी। सिखों के पवित्र हिमालय तीर्थ हेमकुंड साहिब के पैदल मार्ग की बर्फ हटाने का कार्य जोर शोर पर जारी है। अभी तक 2 किलोमीटर पर कार्य पूरा हो गया है। अटलाकोटी ग्लेशियर पॉइंट पर 500 मीटर के ग्लेशियर हटाए जा चुके हैं। लगभग 150 मीटर बर्फ काटने का कार्य बाकी रह गया है। सेना के इंजीनियरिंग कोर के जवान बर्फ हटाने और मार्ग सुचारू करने के कार्य में लगे हैं। जानकारी देते हुए हेमकुंड गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उपाध्यक्ष और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष सरदार नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा और गोविंद घाट गुरुद्वारा के प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि भारतीय सेना इंजीनियरिंग कोर के जवान हेमकुंड मार्ग को सुचारू करने में जुटे हैं। हेमकुंड मार्ग पर अटलाकोटी में 30 से 40 फीट ऊंचे ग्लेशियर है जो हेमकुंड मार्ग पर पसरे हैं। हेमकुंड रास्ते पर भर कर ग्लेशियर न आ जाए, इसे ध्यान में रखते हुए अनुभवी इंजीनियरिंग कोर के जवान तकनीकी से ग्लेशियर काट कर रास्ता साफ कर रहे हैं। ग्लेशियर को काट कर गलियारा बनाया जा रहा है। हेमकुंड साहिब सरोवर के आसपास और हेमकुंड गुरुद्वारा के इर्द गिर्द अभी भी 5 फीट बर्फ है। गोविंद घाट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा ने बताया कि हेमकुंड साहिब के मार्ग पर जमी बर्फ को हटाने के बाद सेना इंजीनियरिंग कोर के जवान हेमकुंड की बर्फ हटाने के लिए पहुंचेंगे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।